नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लगातार तीसरी बार आरबीआई ने बढ़ाई दरें, आधा % बढ़ा रेपो रेट। कहा महंगाई अब भी सबसे बड़ी चुनौती है। FY23 के लिए जीडीपी ग्रोथ लक्ष्य 7.2% पर बरकरार। उम्मीद के मुताबिक पॉलिसी निकलने से बाजार खुश। सेंसेक्स 300 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा रौनक। सरकारी प्राइवेट बैंक स्टॉक्स में खरीदारी। पॉलिसी के बाद रियल्टी शेयरों में भी तेजी। लोधा डेवलपर्स, डीएलएफ, शोभा 3% तक ऊपर। पहली तिमाही में एमएनएम ने पेश के अनुमान के करीब नतीजे। मुनाफा 67% बढ़कर 1430 करोड़ पर पहुंचा। रेवेन्यू में भी इतनी ही बढ़त, हालांकि मार्जिन पर रहा मामूली दबाव। अब टाइटन के नतीजों का इंतजार। दिल्ली एनसीआर में फिर महंगी हुई पीएनजी। आईजीएल ने पीएनजी के दाम ₹2.63 बढ़ाकर ₹50.60 किए। लागत बढ़ने का दिया हवाला। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और बाजार का हाल देख लेते हैं। आरबीआई पॉलिसी के आउटकम के बाद बाजार में हरे निशान में ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बैंक्स आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, क्योंकि इस समय निफ्टी 17,400 के नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि 17,450 के ऊपर तक निफ्टी आज दिन के दौरान निकला था। तो एक वॉल्टिलिटी, एक रेंज में ट्रेडिंग होते हुए आपको दिखाई देगी आज के सेशन में। एक बार फटाफट से एशियन मार्केट्स का हाल देख लेते हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स को देख लेते हैं और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपको बताएंगे। एशियन मार्केट्स देखेंगे तो सभी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। सभी एशियाई बाजार मजबूती दिखा रहे हैं, फिर चाहे वो निकाई हो, शंघाई हो, हैंगसेंग, कॉस्पी, सभी 1% तक की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। तो एशियन मार्केट से तो जो संकेत हैं वो पॉजिटिव बने हुए हैं। एक बार अमेरिका के फ्यूचर्स को भी देख लेते हैं, क्या रुझान बना हुआ है। और अगर आप डाउ फ्यूचर्स देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स में 75 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। तो 1/4% ऊपर अमेरिका की फ्यूचर्स कर रहे हैं कारोबार। तो संकेत ठीक है, कोई मूड बिगाड़ने वाला संकेत फिलहाल नहीं है। पॉजिटिव संकेत ही इन्हें कहेंगे। लेकिन अब तक बाजार में हुआ क्या है, उसकी बड़ी बातें आपके सामने लेकर आते हैं। तो एक दायरे में जरूर ट्रेडिंग होते हुए दिख रही है, लेकिन निफ्टी 17,400 के इर्द गिर्द घूमता हुआ आपको दिखाई देगा आज के सेशन में। तो यहाँ पर मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव ही बना हुआ है। एक रेंज में जरूर है, लेकिन हरे निशान में कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 300-350 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है आज के सत्र में। तो ये हुआ बैंक निफ्टी कहा। मिड कैप्स में भी 1/4% की बढ़त आपको दिखेगी। तो यहाँ भी हरे निशान में ही कारोबार हो रहा है। अगर आप पॉकेट्स देखेंगे आज के सेशन में तो आईटी में खरीदारी दिखेगी। इसके अलावा रियल्टी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं आज के सेशन में। साथ ही फाइनेंशियल, सीमेंट, यहाँ तेजी है। एनर्जी और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स कमजोर है, हालांकि आज ये आपको वीक दिखाई देंगे। अगर मिड कैप्स में देखेंगे तो बैंक्स, एनबीएफसीज, रियल्टी, होटल, सीमेंट, ये वो पॉकेट है जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पर राय दीजिए रिमेनिंग सेशन के लिए। मौजूदा क्यूज को देखते हुए क्या सजेशन रहेगा? गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली। सजेशन तो ये है कि आज ट्रेड ना करें तो अच्छा है, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है। अब जाके थोड़ा नीचे गिरा हुआ है, लेकिन वहां पर सुबह से कोई ट्रेड नहीं बनता था, ना लॉन्ग का न शॉर्ट का। हो सकता है शॉर्ट का बने 17,400 का, 450 का कोई स्टॉप लगा चले तो शायद एक लो लेवल देखने को मिल सकते हैं 17,300 के करीब, 350 के करीब। तो बैंक निफ्टी में पॉसिबल है कि 37,800 देखने को मिले, लेकिन आज बेस्ट एयर ट्रेड ना करें, क्योंकि थका हुआ है ऊपर रीजन्स पर। हायर रीजन पर 17,500 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और 38,200 बैंक निफ्टी में रेसिस्टेंस है। जब तक ये दायरा पार नहीं करता तब तक बुल मुझे मूड नजर नहीं आता। ओके, ठीक है, तो चलिए छोड़ देते हैं, इंडेक्स पर ट्रेड नहीं करते हैं। गावा साहब, फिर स्टॉक रिकमेंडेशंस क्या हैं अभी? स्टॉक के लिए सिर्फ मेरे पास एक ही है, वो है इंडिगो। इंडिगो इज फ्लाइंग हाई, अच्छा लग रहा है मुझे। कल भी अच्छा लग रहा था। 2050 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो शायद 2100 पार कर लेगा। 2100 तो देखा है उसने, लगता है 2120 पे 30 भी पॉसिबल है इंडिगो। ठीक है, तो ये सलाह है इंटरग्लोब एविएशन पर 2084 की मौजूदा लेवल्स
देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं, गाबा साहब का व्यू है। लेकिन चलिए आप मिड कैप्स का हाल ले आते हैं और स्टॉक्स दिखाते हैं आपको जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। और उसमें शुरुआत करेंगे एनबीएफसीज और बैंक्स के साथ, क्योंकि फाइनेंशियल पॉकेट में खरीदारी है आज के सत्र में। और एनबीएफसीज देखेंगे तो जो गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनीज है वहां पर काफी रौनक है। मनापुरम फाइनेंस 7% ऊपर है, मुथूट फाइनेंस 3% ऊपर है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इनेबल हाउसिंग फाइनेंस में भी 3% तक की तेजी दिखाई दे रही है। बैंक्स में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ये तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार 1.5% तक की। आईटी में हालांकि मिले जुले स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन कुछ सिलेक्टिव स्टॉक जो तेजी में है उसमें टाटा एलेक्सी, आर सिस्टम्स, केपीआईटी टेक, सेरिब्रा इंटीग्रेटेड ये मजबूती दिखा रहे हैं 5% तक की। मेटल्स में एनएमडीसी, जेएसपीएल, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील ये 2.5% तक ऊपर है आज के सेशन में। इंटरेस्ट सेंसिटिव्स में आपको रियल्टी भी ऊपर दिखाई देगा, जिसमें आइबेरियल, लोधा, डीएलएफ और शोभा जैसे स्टॉक्स हैं जो तेजी दिखा रहे हैं। और यहाँ पर 3-3.5% तक के मूव्स आज के सेशन में, इनफैक्ट अब 2% तक की तेजी देखने को मिल रही है। होटल और लीजर स्टॉक्स यहाँ पर एक्शन खरीदारी का है आज, और इसमें लेमन ट्री, थॉमस कुक, आईटीडीसी, कामत होटल्स 8% तक का मूव इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। मिड कैप्स में कुछ और स्टॉक्स जो चले हुए हैं आज, उसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी, बेयर क्रॉप साइंस, वरुण बीवरेजेस, कंटेनर कॉर्प है। और मिड कैप में जो गिरने वाले स्टॉक्स है उसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बीईएल, क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर्स और वोल्टास शामिल है। तो यहाँ पर कमजोरी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। लेकिन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का भी हमने जिक्र किया, एनबीएफसी स्पेस पे स्टॉक मजबूती दिखा रहा है, और जो अर्निंग्स आए हैं उसके बाद ये रिएक्शन आते हुए दिखा है। और इन्हीं अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ वाई विश्वांता गौड़ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। और अगर हम नतीजे देखें तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इस बार के क्वार्टर के की हाइलाइट्स क्या रहे, स्पेशली जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं या जो ओवरऑल एसेट क्वालिटी रही है वो कैसी रही है, और आगे के लिए आउटलुक क्या है। As far as the NIM is concerned, really there is good improvement. There is, I think, compared to earlier quarter of last year, 2.2, it has now come to 2.54. And as far as asset quality is concerned, if you look at now what happened, there is very good improvement, because last year the asset really in that quarter, our non-performing asset GNPA have not reached the peak. From there, we are consistently improving it quarter by quarter. Now I think it is getting more or less what you call going forward. There will be good improvement with the same rate of or even increased pace. It will improve. इसके अलावा सर अगर हम रिटेल वर्सेस डेवलपर लोन्स देखें तो वहां कैसा परफॉर्मेंस रहा है इस बार, क्योंकि आपने रिटेल लोन्स पर ज्यादा फोकस किया है, तो उसका कुछ रिफ्लेक्शन दिखा है क्या अर्निंग्स में, और आगे के ट्रेंड्स कैसे दिख रहे हैं। Good. अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। What actually our nowadays what happened now, our focus is mostly on the, I agree, fully on that what is called retail. That's why the book in our retail segment portfolio has gone up by, it is now hovering around 82%. Apart from that, what happened, even in the days to come, there will be good demand in the individual segment, definitely in individual housing. Whatever the rates now, rate hikes are there. These cyclical things are quite common. So what happened now, there will be good demand for housing being a basic need, and property rates be almost all stable hai. For the past 2-3 years, the rates are almost not that much moving up and down. So with that, what happened, people are able to fix up the rates and going for housing loans. And then apart from that, demand also seen everywhere, not only in big city like that, and in all the city, in all the tier 2, tier 3 cities also. So always there will be good demand for the individual housing, and we are very positive on that. Looking at the developer book, I agree, our percentage now in the book, total book, it is only 5%. But actually, we are also looking into the segment that from the very cautious angle. At the same time, what happened, we are open. I think in some smart cities and all the big cities, wherever the affordable housing projects are there, we are also actually focusing on them. They are also in our radar, and we slightly try to increase our book, actually loan book in that segment also. इसके अलावा जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको लेकर क्या तैयारी है उसको और एक्सपैंड करने के लिए, और साथ ही जो डिजिटल साइट पर लोन डिसबर्समेंट्स रहे हैं वहां कैसी ग्रोथ देखने को मिली है। हमारा रीच तो we are having across our 282 offices are there, network of our area offices are there,
And more than that, nearly 10,000 of our intermediaries are there. They are all working for the, what we call the main channel we call. They are the sourcing agent for us. Apart from that, we have got one more channel that is our own company owned, the DME channel. It is a direct marketing. But also we are focusing. It is doing almost 10% work. Then with digital reach also now we are focusing more. Of late, after COVID, what happened now, the digital reach really helping us through our Homey app. And also what happened, our sourcing through online, also slowly, even through portals. These are all things really helping us in generating leads. And we also got some tie-ups with like CSC last year we had with IPBB and all. These things really giving us a good reach, even in smaller towns also. इसके अलावा कॉस्ट ऑफ फंड्स को लेकर क्या सिचुएशन है और साथ ही जो एनसीडी इशुएंस है उसके कारण ही क्या लो कॉस्ट फंडिंग कुछ सपोर्ट मिल रहा है? If you look at our borrowings, we borrow in all segments mostly. It is a mixture of all types. But however, as you are telling, correct, NCD will remain the largest chunk in that. And we are also nowadays actually doing very well in our public deposits also. They are also nearly constituting 8% now. I think we would like to improve it further so that at least 10% we can garner from this deposits from the public. Then we are also looking at the deposit from the bank and refinance from NHB. All these are mixed in that. So that fixed, floating, all are there in that. चलिए शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए एंड गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक अर्निंग्स के बाद 2.5% ऊपर कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा 381 के लेवल्स पर। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी देख लेते हैं। और आज हफ्ते का आखिरी दिन है तो आज विनर की अनाउंसमेंट होगी, कौन होगा मंथली विनर। और जो मुकाबला हो रहा है विघ्नहर्ता इन्वेस्टमेंट के विभोर वाशनी, एंजल वन के समीर चौहान और वेव स्ट्रैटेजी.com के आशीष कैल के बीच मुकाबला हो रहा है। आशीष कैल ने ट्रेड ऐड किया है एनसीसी का, 62 के लेवल्स पर खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आपको 60.15 के लेवल्स पर मेंटेन करना है। जो टारगेट है उनकी ओर से वो रहेगा 70 रुपीज का। इसके अलावा विभोर ने इंडो काउंट में प्रॉफिट्स बुक किए हैं 151 के लेवल्स पर, हालांकि उनके टारगेट 160 के थे, 140 का स्टॉप लॉस दिया था। एफडीसी में भी उन्होंने अपनी पोजीशन से एग्जिट किया है 274.5 के लेवल्स पर, अपने टारगेट के नजदीक स्टॉक पहुंचता हुआ दिखा 276, वहां पर उन्होंने एग्जिट की पोजीशन ली है। चलिए अब फटाफट से अब तक के रिटर्न की स्थिति भी दिखा देते हैं। और अब तक के रिटर्न की स्थिति के हिसाब से विभोर वाश ने लीड करते हुए आपको दिखाई देंगे। और इस फैक्ट इस पूरे हफ्ते उन्होंने बढ़त बरकरार रखी थी। और फिलहाल अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो 27% से ज्यादा का रिटर्न विभोर का पोर्टफोलियो लेंड कर रहा है। आशीष कैल का पोर्टफोलियो 14% का रिटर्न और समीर चौहान का पोर्टफोलियो 6% के रिटर्न दे रहा है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए आवाज पर देश का अमृत रथ, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बात करेंगे हमारे खास सेगमेंट की। दरअसल सपने पूरे होने के लिए जरूरी है सपना देखना, और इसरो ने भी चांद और मंगल छूने का सपना देखा। पहली बार में ही मिशन मंगल की कामयाबी ने देश का सिर पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया। हालांकि चांद छूने की तमन्ना पूरी होते होते रह गई, लेकिन इसरो कहां हार मानने वाला है। उसने तो बस एक ही जिद पकड़ रखी है, मुझे चांद चाहिए। आजादी के 75 साल के मौके पर हम आपको इसरो के मिशन मून की कहानी दिखाते हैं। तो मिशन चंद्रयान इसरो का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन था, जहां पर उसने पहली बार सुदूर अंतरिक्ष में चांद तक अपने रॉकेट को भेजा और अपने ऑर्बिटर को भेजा। सन 2008 में अक्टूबर में चंद्रयान 1 ने अपनी उड़ान भरी। ये पूरा मिशन 2 साल का था, जहां पर ऑर्बिटर को 2 साल तक चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाकर महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठी करनी थी और हमें भेजनी थी। और ये काम उस ऑर्बिटर ने महत्वपूर्ण तरीके से किया, या चंद्रयान 1 ने बहुत ही शानदार तरीके से किया। आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रमा की सतह पर पानी के कणों का पता लगाने वाला हमारा अपना चंद्रयान ही था। इस मिशन की कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपको बताते हैं, जैसे कि कौन सा रॉकेट इसे लेकर गया था। तो ये था PSLV एक्सेल C11। जी हाँ, बहुत ही ताकतवर ये रॉकेट, और सफलतापूर्वक ये ऑर्बिटर को सीधे चंद्रमा की कक्षा में लेकर गया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है इस पर आने वाला खर्च। 386 करोड़ रुपए में ये पूरा मिशन
कर लिया गया था। और यही इसरो की एक बड़ी खासियत है कि बाकी दुनिया के मुकाबले उसने बड़े बड़े मिशंस को काफ़ी कम खर्चों में पूरा किया है और चंद्रयान-1 भी उसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन इसरो यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। अब नज़र थी लाल ग्रह यानी मंगल पर और उड़ने वाला था मंगलयान। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधे मंगल ग्रह पर मंगलयान से। मंगल ग्रह पर आपका स्वागत है। मार्स ऑर्बिटर मिशन इसरो का अब तक का सबसे सफल अभियान कहा जा सकता है। सन 2013 मंगलयान 1 ने उड़ान भरी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से और ये उड़ान लंबी होने वाली थी, इसलिए इसके लिए बहुत तैयारियां भी की थी। हाँ, मिशन लाइफ यहां भी 2 साल थी, यानी जो ऑर्बिटर पहुंचना था कक्षा में मंगल ग्रह की, उसे वहां 2 साल चक्कर लगाने थे और ढेर सारी अहम जानकारियां पृथ्वी तक पहुंचानी थी। तो उड़ चला 2013 में मंगलयान को लेकर एक बड़ा विमान। उस विमान की जानकारी अभी आपको देंगे, कितना ताकतवर था, कितने प्रिसिशन से उसे बनाया गया था, क्योंकि ये यात्रा साल भर से ज्यादा लंबी थी। आप में से कई लोगों ने मिशन मंगल देखी होगी और आपको इस बात का अंदाजा होगा कि कितनी कठिनाइयां गई थी उस रॉकेट को मंगल तक पहुंचाने में। तो PSLV एक्सेल C-25 ये रॉकेट लेकर गया और एक बड़ी बात यहां पर आपको बताना जरूरी है कि ये जो पूरा मिशन था ये महज 448 करोड़ रुपए में पूरा कर लिया गया। और ऐसा करके इसरो ने ना सिर्फ सबसे सस्ता मंगल का मिशन लेने में सफलता पाई, बल्कि वो दुनिया का पहला ऐसा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बना जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त कर ली थी। सितंबर 2014 वो ऐतिहासिक तारीख जहां पर मार्स के ऑर्बिट में पहले ही अटेम्प्ट में मंगलयान पहुंच चुका था। और इसी के साथ इसरो ने अंतरिक्ष अनुसंधान में अपनी धाक जमा ली थी, अपनी सफलता के झंडे गाड़ लिए थे। और इसके बाद इसरो का उत्साह इतना बड़ा कि अब उसने सोचा कि ऑर्बिट में यानी कि कक्षा में तो पहुंच गए हैं चांद की और मंगल की, लेकिन अब वहां पर लैंड करने का वक्त आ गया है। इसीलिए चंद्रयान-2 की परिकल्पना की गई और उसके बाद चंद्रयान-2 को मंगल की तरफ भेजा गया, फिर से इस बार लैंड करने के लिए। तो चलिए उस रोमांचित कर देने वाली यात्रा पर भी आपको लेकर चलते हैं। मंगल से सीधे चलेंगे चंद्रमा की तरफ चंद्रयान-2 में। तो चंद्रयान-2 इसरो के लिए कई मायनों में एक चैलेंजिंग मिशन था। कैसे चैलेंजिंग था? क्योंकि इससे पहले आप चंद्रमा पर गए एक ऑर्बिटर लेकर, आप मंगल ग्रह पर गए एक ऑर्बिटर लेकर। इस बार भी चंद्रयान-2 में एक ऑर्बिटर था, लेकिन उसके अलावा उसमें 2 और चीजें थी। इस बार साथ में गए थे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। और यहां पर चैलेंज था चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का, जहां पर विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करता और उसके बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से बाहर निकलता, चंद्रमा की सतह पर घूमता, ढेर सारी जानकारियां इकट्ठा करता और हमें वापस भेजता। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। हम सब ने वो लाइव टेलीकास्ट देखा जिसमें विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से बस थोड़ा ही ऊपर था जब उससे संपर्क टूटा और फाइनली वो चंद्रमा की सतह पर क्रैश कर गया। यानी मिशन पूरा नहीं हुआ। तस्वीर उस वक्त की गवाह है एस सिवान, जो कि इसरो के उस वक्त के अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री मोदी खुद उस वक्त मौजूद थे इसरो के हेडक्वार्टर्स में इस ऐतिहासिक पल के लिए। लेकिन जब मिशन पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने सांत्वना दी और कहा कि आगे और कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी। और इसरो ने इसे ही अपना मूल मंत्र बनाया। उन्होंने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी हैं और चंद्रयान-3 अब लॉन्च के लिए लगभग तैयार है। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर पर और नजर डालते हैं इसरो के आने वाले प्रोग्राम पर। तो
क्या है इसरो के भविष्य के कार्यक्रम, कौन से मिशन है जो वो करने जा रहा है? मैंने जैसे आपसे कहा, चंद्रयान 3 लगभग तैयार है एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए और फिर से एक नई कहानी लिखने के लिए। सन 2023 में एक बार फिर चंद्रमा की तरफ जाएगा और एक और बड़ा मिशन अब इसरो की लिस्ट में जुड़ गया है, वो है गगनयान का। 2023 में इसे भी हम जाता हुआ देखेंगे। हालांकि 2023 वाला जो गगनयान जाएगा उसमें मानव नहीं होंगे, ये मानव मिशन है जिसमें हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को लेकर अंतरिक्ष में जाएंगे। 2024 में वो उड़ान होगी जब 3 एस्ट्रोनॉट इस गगनयान से अंतरिक्ष में जाएंगे और वहां पर 7 दिन तक रहेंगे। तो बहुत कुछ है आने वाले वक्त में जो इसरो के पिटारे से निकलेगा। लेकिन अब जाते जाते हम आपको इसरो की असली ताकत बताते हैं। वो है इसके रॉकेट्स जो धीरे धीरे कालक्रम में एक के बाद एक डेवलप होते गए। और देखिए SLV 3 अगस्त 1980 से सफर शुरू हुआ था, उसके बाद ASLV, फिर PSLV, फिर GSLV Mark 2 और अब GSLV Mark 3 और पेलोड क्षमता 4000 किलोग्राम तक पहुंच गई है और सुदूर अंतरिक्ष में जाने की ताकत हमने डेवलप कर ली है। यानी आज जब आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं, इसरो एक ऐसी संस्था है जो हमें अपने देश पर और इस संस्थान पर गर्व करने का एक बड़ा मौका देती है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्होंने अंतरिक्ष के अनुसंधान में इतनी बड़ी सफलताएं और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो हम सबको इसरो आगे भी गर्व करने का मौका देता रहेगा, इसी उम्मीद में हम सब रहेंगे और यही इसरो की भी कोशिश रहेगी। जय हिंद।